नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपने का अपने चैनल पर। और आज हम लोग जो है सी सेट 2024 के लिए या फिर मैं कहूं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2024 के लिए हम यहां पे एक नई स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में मात्र 50 दिन के आसपास बचे हैं, है ना। तो एक हमें नए सिरे से तैयारी को देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अभी तक हम जिस स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे थे, हम भी अभी तक हम लोगों ने जो सोचा जो किया वो सारी चीजें ठीक है, एक जगह पे हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट पाथ पे चलना चाहिए, थोड़ा अलग स्पीड के साथ, थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी के साथ सोचते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या रणनीति रहेगी हमारी, वो मैं आप सभी को बताऊंगा, और सबको जो है इस वीडियो के माध्यम से खुद की एक रणनीति बनाने का संकेत प्राप्त होगा कि आप कैसे अपनी खुद की रणनीति जो है वो बना सकते हैं। उसका एक आइडिया कहीं ना कहीं आपको लग जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो स्ट्रेटेजी, अपना स्केड्यूल आपको कैसे बिठाना है वो भी हम बताएंगे। कंटेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप क्या कंटेंट कवर कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन, प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज, इन तीनों के बारे में भी हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और सी सेट 2024 जो कि 16 जून 2024 को होने वाला है, आप सभी जानते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि 50 के आसपास दिन जो है हमारे बचे हुए हैं, तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस रखते हुए जो है बनानी है, ठीक है। तो चलो पूरा शुरू करते हैं हम लोग इस सेशन को बिना किसी देरी के बाद। तो देखो, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा आप सभी के सामने वो है बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स सबसे पहले मुझे लगता है अगर आपने तैयारी की थी शुरुआत से, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी अगर, तो मैं मानता हूं कि आपका बेसिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। अगर सारा कंप्लीट नहीं भी हुआ है ना, तो एटलीस्ट 60 to 80% तो मैं मानता हूं हो ही जाना चाहिए। 60 भी मैं बहुत कम लिख रहा हूं, क्योंकि अगर 60% भी हुआ है ना बेसिक्स अगर कवर, तो भी थोड़ा सा आपको जो है तकलीफ झेलनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, मैं ये भी जानता हूं कि काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 60-50% के आसपास ही कवर हुआ होगा बेसिक्स, ठीक है, हर एक चैप्टर का। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बस अपनी स्पीड को जो है फास्ट करना है और एक स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे लेते हुए चलना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बेसिक्स के बारे में हम यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बेसिक से मेरा मतलब है कि कोई भी चैप्टर है, जैसे कि नंबर सिस्टम है, ठीक है, तो नंबर सिस्टम का बेसिक पार्ट आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होते हैं नंबर सिस्टम के, क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो वो जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है, प्राइम नंबर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए, यूनिट डिजिट कैसे निकलती है वो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा नंबर सिस्टम के जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी की सारी आपको मालूम होनी चाहिए कि परफेक्ट नंबर और ट्विन प्राइम, को प्राइम, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज आपको जो है मालूम होनी चाहिए। ये सब हमें मालूम होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी हमें मालूम होने चाहिए, जैसे कि वन इज नॉट अ प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो ये एक बहुत ऐसी छोटी सी चीज है, हालांकि आप जैसे अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या फिर थोड़ी भी आपकी मैथमेटिक्स में नॉलेज है तो आपको ये बहुत बेसिक सी चीज लगेगी, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ये बहुत ही एक अलग लेवल की चीज हो जाती है ना। उनको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो ये बेसिक्स में जनरली कवर होता है। तो ज्योमेट्री का बेसिक्स बोलूंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स बोलूंगा, नंबर सिस्टम का बोलूंगा, ठीक है। और इसमें जितना भी अर्थमेटिक का जितना भी ओवरऑल है ना, अर्थमेटिक ज्योग्राफी सारा का सारा, अर्थमेटिक है ज्योमेट्री, नॉट ज्योग्राफी, ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये सारा का सारा पोर्शन जो है आपको अच्छे से कवर करना है, इसके लिए बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। बेसिक्स में जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था ये सारी चीजें आनी चाहिए। बाकी अगर आपको एक एक चैप्टर के पॉइंटर्स बेसिक्स में पता करने हैं तो एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छा बेस मान सकते हैं। एनसीईआरटी के आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, कुछ भी आप देख लें, वो मैं मानता हूं एक अच्छा बेस है जिससे आप अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है उनको एक स्ट्रांग कर सकते हैं। उसके बाद जो है अपने सी सेट के पीवाई क्यूज को अटेम्प्ट करें। पीवाई क्यूज को अटेम्प्ट करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि यार इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने ये पॉइंटर्स कवर करे हैं और आता इस पॉइंटर से सवाल है, तो क्या ये जितने भी पॉइंटर्स आते हैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं इनको सॉल्व कर सकता हूं। अगर कर सकता हूं देन वेल एंड गुड, और अगर कोई ऐसा पॉइंटर ऐसा छूट रहा है जो इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू नहीं हो रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को उठाओ और उसको पढ़ो। कैसे पढ़ो, यूट्यूब पे बथेरा कंटेंट पड़ा हुआ है,
बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर भी, इस चैनल पर भी काफी कंटेंट आपको मिल जाएगा, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग, दोनों के लिए आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा। तो वहां से या तो मेरे चैनल से करिए या कहीं से भी करिए, जहां आपको अच्छा लग रहा है करिए। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी कि इस चैनल पे आइए या किसी और चैनल पे जाइए, लेकिन अगर आप इस चैनल पे आएंगे तो ये पक्की बात है कि क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, दैट टू फ्रॉम वेरी बेसिक, मतलब मैं एकदम स्क्रैच के साथ मैंने पढ़ाया है कि कोई डफोर से डफोर बच्चा भी होगा ना, उसको भी चीजें समझ में आ जाएंगी, और जिसके बेसिक थोड़े बहुत भी अगर ठीक है ना, उसको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और एडवांस लेवल तक आएंगी। अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने इस चैनल पे सब कुछ कवर करा है, और अभी चल भी रहा है हमारा। ठीक है, सिलेबस हमारा अभी चल भी रहा है, और एक क्रैश कोर्स जो है कुछ समय में चालू हो जाएगा। तो इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना यार, क्योंकि ये हमारा एक मोटिवेशन होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, कोई भी आप कंटेंट या फिर कोई भी मटेरियल आप फॉलो जो कर रहे हैं अभी तक जिसको फॉलो करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करिए। मैं बिल्कुल नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई नया कंटेंट आप मार्केट से उठा के लेके आए, नहीं। आई एम 99% श्योर कि जो भी बच्चे सीरियसली अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनके पास कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसी मटेरियल को आपको 3 से 4 बार जो है इस महीने के अंदर रिवाइज करना है। इन 2 महीनों में 50 दिनों में आपको उसी कंटेंट को 3 से 4 बार कम से कम रिवाइज करना है, सॉल्व करना है सारे के सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट डूइंग मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे इधर से भी उठा लिए इधर से भी उठा लिए, ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ये मटेरियल अच्छा लगा, एक स्टूडेंट ने बोला कि सर ये वाला मटेरियल बहुत अच्छा है, ये सॉल्व करो, ये उठा के करने लगे। अरे तुम्हारे पास जो रखा हुआ है वो तो करो एक बार, और उसको रिवाइज करो। ठीक है, तो क्वालिटी जो है, क्वालिटी कंटेंट आपके पास होना चाहिए, और उसको जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो। दैट विल मेक यू अश्योर दैट यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, एंड यू विल फील डिफरेंट कॉन्फिडेंस इन विद इन यू। ठीक है, 1-2 बार जब आप रिवीजन करेंगे ना उसका, तो आप एक अलग अलग लेवल का कॉन्फिडेंस खुद के अंदर फील करेंगे, क्योंकि आपको सी सेट में पूरे नंबर नहीं लाने भाई, ज्यादा नंबर नहीं लाने कि किससे किसके कितने ज्यादा नंबर आएंगे, नहीं, 66 मार्क्स से ज्यादा लाना है बस, दैट्स इट। तो उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आपका स्कोर जो है 75 प्लस कम से कम हो ही जाए। इस विचार के साथ, इस सोच के साथ आपको अपनी तैयारी के लिए बढ़ना है। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई भी नया चैप्टर चालू करा है ना आज, तो कल उसको आगे बढ़ने से पहले पुराना रिवाइज करो। नया चैप्टर जब चालू हो रहा है ना, तो पुराने को एक बार नोट्स को घुमाओ। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत चल रहा है कि नोट्स बनाने में समय खराब होता है, ये होता है वो होता है। इवन कई टॉपर्स भी आपको बोलेंगे कि नोट्स बनाने से बहुत समय खराब होता है, नोट्स मत बनाओ, हैंड रिटन नोट्स लेके आ जाओ किसी के और उसको रिवाइज करो। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हाँ, सबका अपना अपना तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सबका अपना अपना लर्निंग का भी प्रोसेस होता है, लेकिन 90% से ज्यादा बच्चे जो है उनको मैं तो यही बोलूंगा, भाई कोई एक्सेप्शनल होंगे, 10% बच्चे, तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं नंबर, लेकिन 90% बच्चे जो हैं ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है, एवरेज होते हैं, ऑर्डिनरी लोगों में ही आते हैं 90% बच्चे। इनको अगर क्रैक करना है ना एग्जाम, तो इनको जो है एक जो मेथड जिससे हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, और प्रूवन मेथड, साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है कि आप लिख लिख के पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें मैथ्स के लिख लिख के। बिना लिखे मैथ्स की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। तो लिख लिख के आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, बिना कहीं इधर उधर सुने किसी की बात की यार मत लिख के करो, टाइम खराब होता है, ये होता है, नहीं, आप तो लिख के करो। आप ये एक बार सोचो तो सही है, आपने एक बार जो चैप्टर लिख लिख के कर लिया ना, आप कभी भूल नहीं पाओगे उस चीज को। और लिखने के साथ साथ रिवाइज जरूर करते रहना है बस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मस्ट है, हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैनल पर भी धीरे धीरे आ रहे हैं, बाकी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आपको शायद कहीं ना कहीं और भी मिल जाएंगे, लेकिन इस चैनल पर भी धीरे धीरे आते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आते जा रहे हैं इस चैनल पे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, आप उनके भी सॉल्यूशन देखते जाइए। प्लेलिस्ट में आपको एक अलग से प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ठीक है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की। तो जैसे ही कोई चैप्टर आप रिवाइज करें, तुरंत उसके पीवाईक्यूज लगाते जाओ हाथों हाथ। और ओवरऑल जो है रैंडमली कभी भी आप संडे या सैटरडे के दिन किसी एक दिन पिक करके रैंडमली कोई भी 2 या 3 चैप्टर को उठा के पीवाईक्यूज खत्म करो। ये आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने का, है ना, तभी तैयारी आपकी हो पाएगी। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की,
जहां पे बच्चे दुविधा में रहते हैं कि सर टाइम मैनेज कैसे करें, सर सी सैट की भी तैयारी करनी है, सर जीएस के लिए भी पढ़ना है। अब सी सेट में ज्यादा समय दे दिया तो जीएस भूल जाएंगे, जीएस को इतना टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और अगर जीएस को कम समय दिया, मतलब जीएस को ज्यादा समय दे दिया, तो सी सेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि सबको खा रहा है पिछले 3-4 सालों से, जो है अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे को जो है खा रहा है ना, उसको खत्म कर देता है, क्योंकि ये एग्जाम वो क्लियर ही नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या हमारा स्केड्यूल जो है अब होना चाहिए। तो देखो, मैंने बहुत सोचा है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 10 से 15 घंटे की अभी स्टडी कर रहे हो अपनी, ठीक है, मैं मानता हूं कि इसके बीच तो आप पढ़ ही रहे हैं। 10 से कम घंटे आप नहीं पढ़ रहे हैं, 15 से ज्यादा घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज्यादा आप पढ़ेंगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, इससे कम पढ़ेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 10 से 15 घंटे का तो समय आपको देना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको इन 50 दिनों में, इन 50 दिनों में आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। 50 दिनों को दो पार्ट में, क्या, आखिरी के 25 दिन और शुरुआत के 25 दिन, ठीक है। 25 और 25 में दो भागों में इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। पहले 25 दिन क्या करना है, पहले 25 दिन आपको 70% टाइम जो है, जो भी आप दे रहे हैं ना, 70% टाइम आप जो है किस में दें, सी सेट में दें, ठीक है। सी सेट में 70% टाइम अभी आपको देना है, क्योंकि इन 25 दिनों में आपको क्या करना है, इन 25 दिनों में आपको सारा जो है एक बार, कम से कम एक बार जो है रिवीजन कर लेना है। भाई सिलेबस तो आपका कवर हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ है तो दिक्कत है, फिर आपको जो है ये 70 से 80% टाइम करना पड़ेगा। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ एक बार भी कवर, तो रिवीजन आपको चालू कर देना है, सिलेबस आपको खत्म कर देना है, ठीक है। सिलेबस हो गया, रिवीजन हो गया, पीवाईक्यूज आपको जो है तेजी के साथ सॉल्व करने हैं, और कम से कम 3 से 4 बार, ठीक है। इस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, इस 25 दिनों में 3 से 4 बार आपके पीवाईक्यूज हो जाने चाहिए, एक बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, और सिलेबस तो आपका पूरा हो ही जाना चाहिए। यह आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पहले 25 दिनों के लिए, ठीक है। 70% टाइम सी सेट के लिए, और 30% टाइम जो है हर दिन का, ये डेली बेसिस पर है, ऐसा नहीं है कि एक दिन का आपने इधर दे दिया और मतलब आपने क्या करा, 7 दिन इधर दे दिए, 3 दिन इधर दे दिए, नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। 30% टाइम आप किस में देंगे, जीएस में देंगे, डेली बेसिस पे, ठीक है। 30% से आप समझ में आया आपको, भाई 10 घंटे दे रहे हैं अगर आप पढ़ने के लिए, तो 7 घंटे आप सी सेट को दो और 3 घंटे जीएस को दो, सिंपल सी बात है। ये आपको जो है स्ट्रेटेजाइज करना ही पड़ेगा, इसके बिना कार्य जो है असंभव है। क्लियर। तो हाँ, ये स्ट्रेटेजी एकदम बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से भी। और 70-30 है ना, तो 3.5 और 1.5, और 15 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो 10.5 घंटे और 4.5 घंटे, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है 15 घंटों में, कि 10 घंटे तो आप जो है 10 से 11 घंटे आप सी सेट पढ़ रहे हैं, और जो है 4 से 5 घंटे आप जो है जीएस को दे रहे हैं। ये आपको पहले 25 दिनों का जो है प्लान है आपका। अब लास्ट 25 डेज में आपको क्या करना है, लास्ट 25 डेज में आप सिंपल रखिएगा कि यार 50-50, 50% इधर 50% इधर। अब इधर क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है कि यार काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सी सेट यहाँ पे, मतलब मुझे लगेगा कि अगर इन्होंने ये तमीज से कर लिया ना, बहुत अच्छे से इसको फुलफिल कर लिया, हालांकि बहुत डिफिकल्ट है ये पार्ट कवर करना, और इस तरीके से कि 3-4 बार पीवाईक्यूज हो जाए, रिवीजन हो जाए एक बार, और सिलेबस भी पूरा हो जाए, है ना, बहुत डिफिकल्ट है ये चीज। लेकिन अगर ये कर लेता है ना कोई, तो उसको क्या करना है, उसको मात्र 40% टाइम जो है सी सेट में देना है। अब सिर्फ उसे रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज करने हैं और रिवीजन करना है, दैट्स इट। और मॉक्स लगाना है, ठीक है, मॉक्स लगाने, मॉक्स भी इस टाइम पीरियड में भी लगाते जाना, ठीक है। इन 25 दिनों में कम से कम 5 मॉक्स आपको लगाना है सी सेट के, सी सेट के कम से कम 5 मॉक्स आपको जो है इन पहले 25 दिनों में लगाने हैं, और उसके बाद अगले 5 मॉक्स आपको इन 25 दिनों में लगाना है। 10 मॉक तो मिनिमम आपके होने चाहिए, ठीक है। ये है। अब इसमें 5+5 दोनों ही मॉक होंगे, जीएस के भी 5 होंगे और सी सेट के भी 5 होंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें यहां पे होनी चाहिए, बल्कि जीएस के तो मैं बोलूंगा 10 भी आप कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, है ना। जीएस के तो आप यहां पे 10 भी खींच सकते हो, क्लियर। और इन 5 मॉक्स को आप अच्छे से एनालाइज करो, इन हर एक मॉक को है ना एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने मॉक्स को एनालाइज नहीं करना, तो उन मॉक्स को देने का मतलब नहीं होता। आप इतना तो भली बातें समझते हैं, जानते हैं,
है ना। तो इस बात को तो आप एकदम दिमाग में डाल लो कि अगर आप कोई मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एनालिसिस में उसको जरूर समय दें। अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे ना तो उस मॉक को अटेम्प्ट करने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका वो टाइम वेस्ट जाएगा। तो उस टाइम को वेस्ट ना होने दें, उसका एनालिसिस जरूर करें, ठीक है। अच्छी टेस्ट सीरीज लें और उससे काम करें। तो 40% और 60% जीएस को, भाई ये जीएस का है और ये सी सेट का है, आखिरी के 25 दिनों में जो है ये करें। तो इससे क्या होगा कि आपका जीएस जो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर उसमें करना है, कट ऑफ क्योंकि हाई जाती है जीएस की और धीरे धीरे बढ़ी रही है हर साल। तो जीएस की वजह से आप रह ना जाएं। ऐसा नहीं हो कि आप सी सेट पे पूरा ध्यान दे दें और जीएस की वजह से आप रह जाएं या जीएस में आप कम कॉन्फिडेंट फील करें, क्योंकि जीएस का पेपर जैसा आपका होगा ना उस दिन, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आपका सी सेट भी इंपैक्ट होगा। क्योंकि अगर आपका जीएस बेकार हो गया ना तो जीएस का पेपर बेकार होते ही आप परेशान हो जाएंगे कि यार सी सेट में दूं भी या नहीं दूं, और दूं तो किस कॉन्फिडेंस के साथ दूं, क्योंकि आपको डर रहेगा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि यार मेरा जीएस नहीं निकलेगा शायद। तो आप सी सेट को उस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ नहीं देंगे। लेकिन सोचिए आप कि आपका जीएस अगर बहुत अच्छा हो जाता है तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ सी सेट में बैठेंगे कि यार जीएस निकल गया, अब साला सी सेट भी निकालना है मुझे, बहुत हो गया। सी सेट भी आप बहुत अच्छे से फिर निकाल ही लेंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये अगर आपने काम किया है ना तो भाई साहब मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान कोई भी कुछ भी बोल ले, आपको सी सेट से निकल मतलब सी सेट आपको रोक ही नहीं सकता है, ये पक्की बात है। किसी भी लेवल का पेपर आ जाए फिर तो, क्योंकि मैं जिस लेवल के क्वेश्चन कराता हूं ना वो तो कैट लेवल करें, और कैट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इस चैनल पे जिस हर एक चैप्टर के, ठीक है, सी सेट से कैट लेवल के। मतलब मैं सी सेट में जो अभी तक का लेवल है ना उससे 1 या 2 लेवल अप ही रखता हूं मैं मेरे सेशन में क्वेश्चंस को, धीरे धीरे ऐसा नहीं एक ही बार में, लेकिन हाँ मैं अप ऊपर उस एडवांस लेवल तक लेके जाता हूं। तो कहीं ना कहीं मैं खुद ही इस चीज को चैलेंज भी कर सकता हूं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए ये चीजें, लेकिन मैं इस जानबूझ के भी नहीं बोलता हूं क्योंकि रिजल्ट जो है वो अपने आप सब कुछ बोलेगा, रिजल्ट अपने आप सब कुछ बोलेगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो ये मुझे पता, पूरा भरोसा है मेरे कंटेंट पर कि मेरा कंटेंट जिस क्वालिटी का मैं प्रोवाइड कराता हूं ना वो आपको कई सारे संस्थानों में तो शायद पेड बैचेस में भी नहीं मिलेगा जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ये मैं बहुत काफी हद तक दावे के साथ कह सकता हूं। हर संस्थान की मैं मतलब नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे बहुत एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स हैं जो कि बहुत सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे चैनल का दावा तो मैं कर सकता हूं कि इस क्वालिटी का कंटेंट आपको जरूर मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है। और आगे आने वाले कुछ समय में इन 50 दिनों में विशेष करके, ठीक है, जो कंटेंट आने वाला है ना आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतना बढ़िया कंटेंट और इतना क्वालिटी कंटेंट आने वाला है रेगुलर बेसिस पे। तो तैयार आपको रहना है ना, चैनल चैनल को सब्सक्राइब बस करते रहिए और कुछ नहीं। अब जब हमने सी सेट की स्ट्रेटेजी बना ली, जीएस की स्ट्रेटेजी बना ली, हमने एक टाइम जो है डिफाइन कर लिया, ठीक है, दोनों में डिवाइड कर लिया। तो अब उसके बाद रही बात सी सेट को बाइफिकेट कैसे करें मार्क्स, रीजनिंग और इंग्लिश में, क्योंकि ये तीनों जो सेक्शंस है ना ये ऐसे हैं कि तीनों को साथ में लेना जरूरी है सी सेट को क्लियर करने के लिए। हम किन्हीं दो सेक्शंस पे निर्भर नहीं रख सकते हैं खुद को, है ना। भाई आप ये सोच रहे हो कि मेरी यार इंग्लिश वीक है तो मैं मैथ्स और रीजनिंग मेरी अच्छी है तो इन्हीं के भरोसे चल चलूं। भाई मैथ्स के सवाल आपने देखे हैं ना कैसे कैसे आ रहे हैं, तो आप उसके भरोसे तो नहीं चल सकते हैं पहली बात तो। और रीजनिंग में तो पूछते ही कितने से सवाल हैं, 10-15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है आएंगे, उससे काम होगा नहीं हमारा, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि तीनों सेक्शंस को लेके चलना बहुत जरूरी है। इवन जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैथ्स वीक है, तो उसे मैथ्स को तो साथ लेना ही पड़ेगा यार। ऐसा नहीं कर सकते आप कि मैथ्स को छोड़ दें और इंग्लिश और रीजनिंग के भरोसे चले जाएं, उससे भी काम नहीं होगा हमारा, है ना। तो कहीं ना कहीं तीनों को हमें साथ में लेना है। और जीएस की बात रही, अगर जीएस में आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे अलग अलग टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है वो आप खुद की अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। मैं उसमें बिल्कुल एक्सपर्टीज नहीं रखता हूं, तो मैं उसमें कोई कमेंट बाजी भी नहीं करूंगा कि आपको करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ने चाहिए या फिर आपको ज्योग्राफी का कवर करना चाहिए या फिर क्या पोर्शन कवर करना चाहिए, है ना। मैं बिल्कुल उसमें कमेंट बाजी नहीं करूंगा, तो आप अपने एक्सपर्ट से राय ले लीजिए। और मैं तो कहूंगा आप सौरभ पांडे सर को अगर आप फॉलो करते हैं तो उनके पास आप जा सकते हैं सजेशंस लेने के लिए, बिकॉज आई बिलीव दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, है ना, जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो आप जीएस के लिए जरूर वहां से गाइडेंस ले सकते हैं।
ठीक है, चलो तो यहां पे आइए, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें और इंग्लिश की बात करें। तो सबसे पहले जिसका मैथ्स वीक है ना, उसके लिए मैं बात बता रहा हूं, जिसका मैथ्स जो है वीक है, जिसका मैथ्स वीक होता है ना, जनरली उसका क्या होता है, उसका क्या होता है, जनरली उसका इंग्लिश स्ट्रांग होता है और रीजनिंग जो है मॉडरेट होता है। अब ये जो मैं जो बता रहा हूं ना स्ट्रेटेजी, ये प्योरली उस पे बेस्ड है कि आप है ना एक बार सिलेबस कवर कर चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, पूरा सिलेबस आप कवर कर चुके हैं, उस पे ये बेस कहीं ना कहीं है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से जो है इसको इसमें चेंजेस करते रहिएगा। तो मैथ्स अगर वीक है, इंग्लिश अच्छी है, तो आपको क्या करना है कि पहले 25 दिन और आखिरी 25 दिन, ठीक है, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, तो पहले 25 दिन में क्या करना है आपको, जो भी आप सी सेट को समय दे रहे हो ना, उसमें से इंग्लिश को 50% टाइम दें। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो पूरा 50% टाइम जो है इंग्लिश को दें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, हालांकि इंग्लिश में प्रैक्टिस के अलावा और कुछ है नहीं, तो आप 50 की जगह 40% समय इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में 50 की जगह आप 40% ले सकते हैं। ठीक है, तो 40% टाइम आप इंग्लिश को दें प्रॉपर, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, 40% इंग्लिश को दें, मैथ्स को आप पूरा अगेन 40% टाइम दें। ठीक है, और रीजनिंग जो है, रीजनिंग को आप 20% टाइम दे दें। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग आपकी मॉडरेट है तो उसको धीरे धीरे बढ़ेगी। अब रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं या फिर कोई भी किताब जो आपको ठीक लगती हो ना, वो आप उठा लें, आपके जो संस्थान से आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, उसके उठा लें, या फिर मेरे चैनल पे मैं जो कंटेंट आपको कवर कर रहा हूं, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस भी देता हूं प्रैक्टिस के लिए, टेलीग्राम चैनल पर भी मैं प्रोवाइड कराता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग के जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूं, क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं, आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलॉन्ग विद द कंटेंट दैट यू आर करेंटली हैविंग विद यू, है ना। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ और अलग करने की इच्छा है, सी सेट लेवल या उससे एक लेवल अप की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, और यूट्यूब को तो करना ही करना है। ठीक है, तो वहां पे आपको मैं रेगुलर बेसिस पे कंटेंट शेयर करता रहता हूं हर एक चैप्टर का, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं कंटेंट को और प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां से क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पहले 25 दिनों का तो ये हो गया। ठीक है, तो पहले 25 दिनों का तो ये स्केड्यूल हो गया, जिसका मैथ्स वीक है, इंग्लिश स्ट्रांग है और रीजनिंग मॉडरेट है। तो पहले 25 दिन का ये काम हो गया। आखिरी के 25 दिन क्या करना है आपको, आखिरी के 25 दिन करना है आपको मैथ्स को, मैथ्स को 50% टाइम देना चालू कर दो। ठीक है, मैथ्स को 50%, इंग्लिश को 40%। ठीक है, और आई एम 110% श्योर कि रीजनिंग तो जो है ना, आप अगर 10% भी दोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो रीजनिंग को आप इजीली टैकल कर सकते हो। लेकिन मैथ्स और इंग्लिश को आप है ना थोड़ा बराबर तवज्जो दें, और जिस सब्जेक्ट में आप वीक है ना उसमें ज्यादा समय निकालें, उसको अपना एक है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने की कोशिश करें, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको साथ में लेते हुए बनाएं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या डबल अप होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देंगे पूरा का पूरा, तो कहीं ना कहीं वीक सब्जेक्ट आपको नीचे ले डूबेगा, आपको डर रहेगा कि यार ये वाला सब्जेक्ट जो है ना मैथ्स, जिसमें मैं वीक हूं, उसमें अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए ना तो मैं पूरा का पूरा बर्बाद हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ठीक है, सी सेट में, और ऐसा होता है, एक्चुअली में ऐसा ही होता है कि आप जिस सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते ना वही आपको ले डूबता है। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें ऐसे सवाल तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते इतने डिफिकल्ट लेवल के कि वो आपसे हो ही नहीं सॉल्व। हाँ, सीरीज के क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है आपको कि आपको पैटर्न दिखाई नहीं दे सीरीज के सवालों में, तो वो एक दो सवाल आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट में जब समय फंसता है तब आप उसको और अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और कोई इतनी हाई फाई सीरीज नहीं आएगी कि आपको समझ में नहीं आए, या तो क्यूब आएगी, क्यूब के डिफरेंस क्या आएगी, स्क्वायर आएगी, स्क्वायर डिफरेंस क्या आएगी, है ना, या फिर प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स के या प्राइम नंबर्स के डिफरेंस की, ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो कुछ पैटर्न्स हैं जो कि मैंने आपको काफी सारे करा रखे हैं चैनल पर भी, वो देखिएगा आप, आपको काफी हद तक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, है ना। ये तो मैं सीरीज का बता रहा हूं, और रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग सबसे आसान होता है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन सबसे आसान होता है, कैलेंडर आप इजीली कर सकते हैं, अल्फाबेट टेस्ट आप इजीली कर सकते हैं। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको आप बहुत आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं सवालों को वहां से। तो मैं मानता हूं कि 50 to 60% क्वेश्चन जो है ना रीजनिंग के, वो
कोई भी कैंडिडेट जिसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की ना, एक बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लेना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन 50 दिनों में सिर्फ पीवाईक्यूज भी लगाया ना उसने रीजनिंग के, तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है, मैं तो ये मानता हूं। वो 4-5 बार पीवाईक्यूज लगा ले पूरे 15 सालों के, एक बार काम हो जाएगा उसका, बस इससे ज्यादा उसको जरूरत ही नहीं है रीजनिंग में तो। बाकी मैथ्स और इंग्लिश में तो आपको इस तरीके से ही आपका टाइम देना है अगर आपकी मैथ्स वीक है तो। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनकी मैथ्स जो है स्ट्रांग है, दूसरे लोग जिनकी इंग्लिश वीक है। इंग्लिश वीक है और मैथ्स जो है स्ट्रांग है, ठीक है, और रीजनिंग जो है वो क्या है, मॉडरेट है, ठीक है। रीजनिंग क्या है हमारी, मॉडरेट है यहां पे, ठीक है। अब इनके लिए भाई 25-25 दिनों की स्ट्रेटेजी, और ये अगले 25 दिन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, इनको क्या करना है, जिनकी इंग्लिश वीक है और मैथ स्ट्रांग है, उनको क्या करना है हाँ सेम, मैथ्स को 40% देना है टाइम, इंग्लिश को 40% टाइम देना है, ठीक है, और रीजनिंग को मैथ स्ट्रांग है ना, मैं तो मानता हूं रीजनिंग को 10% भी सफिशिएंट है, और यहां पे आप जो है इंग्लिश को जो है 50% टाइम दीजिए, क्योंकि आपकी इंग्लिश वीक है और आपने इन पहले 25 दिनों में अगर इंग्लिश में थोड़ा सा काफी हद तक इंप्रूवमेंट कर लिया ना खुद की इंग्लिश में, इंग्लिश को स्ट्रांग बना लिया, तो आपको पहले 25 दिनों में एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि आपकी मैथ स्ट्रांग है तो रीजनिंग में मानता हूं बहुत अच्छी होगी। रीजनिंग आपकी मॉडरेट से भी अपर लेवल की होती है, जिनकी मैथ्स अच्छी होती है उनकी रीजनिंग बाय डिफॉल्ट मॉडरेट से अपर लेवल की होती है रीजनिंग, ये पक्की बात है। उनकी रीजनिंग वीक हो ही नहीं सकती जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि यहाँ पे इन लोगों के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट में मानता हूं, क्योंकि उनकी रीजनिंग अच्छी होती है तो उनको ज्यादा समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनको भी आपको भी सिर्फ पीवाईक्यू से काम हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए और मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं उनकी प्रैक्टिस करते रहो, बार बार सेम क्वेश्चंस को रिपीट करो, सेम पैटर्न को समझने की कोशिश करो रीजनिंग में, आपका काम हो जाएगा रीजनिंग का। तो बाकी मैथ्स और इंग्लिश में आपको ये समय देना है शुरुआत में, 40% मैथ्स में, 50% इंग्लिश में, ठीक है, पहले 25 दिनों में। और आखिरी के 25 दिनों में क्या करना है आपको, इंग्लिश और मैथ्स, रीजनिंग में तो वही 10% है ना, और इंग्लिश और मैथ्स में जो है आपको बराबर लेके चलना है, 45-45। इंग्लिश और मैथ्स को आपको बराबर लेके चलना है, क्योंकि मैथ्स में आपको कम बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि मैथ्स आपका स्ट्रांग है, आपको रिवाइज करना है चीजें, लेकिन स्ट्रांग है इसका मतलब ये नहीं है हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, क्योंकि कई बार मैंने मतलब ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं पिछले 3 सालों में कि जिनका स्ट्रांग मैथ सब्जेक्ट है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हैं खुद में। तो एक तो चाहे आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो, चाहे मैथ स्ट्रांग हो, चाहे रीजनिंग स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, आप चाहे बहुत बड़े आईआईटी से पढ़े हुए हो, आपका पूरा बैकग्राउंड ही मैथ्स का रहा हो, क्यों भी कुछ भी हो, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर एट ऑल, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। आप एकदम डाउन टू अर्थ रियलिटी को चेक करते हुए चलते जाइए हर बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जिस वक्त जिस मोमेंट पे आप ओवर कॉन्फिडेंट फील हुए कि यार ये तो मैं कर लूंगा, आपने मैथ्स रिवाइज नहीं करा, आपने इंग्लिश को नहीं पढ़ा, आपने रीजनिंग को नहीं पढ़ा, आपने सोचा बहुत है मैं जीएस को टाइम देता हूं, वहां मैं ज्यादा स्कोर करूंगा, लिख के दे रहा हूं सी सेट क्लियर नहीं होगा आपका। 100 में से चाहे 10 बच्चे शायद ऐसे हो सकते हैं जिसका सी सेट हो जाए, उनमें से जिनको ये कॉन्फिडेंस है कि उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, लेकिन 90 बच्चों का नहीं होगा क्लियर। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट तो आपको कतई नहीं होना है, इस बात को ठान लो, मतलब लिख लो, नोट करके लिख लो, चाहे तो अपने हाथ में लिख लो कि ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है आप खत्म हो, बिल्कुल खत्म हो आप, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये पूरा जो मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है।
जिसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट है उस हिसाब से आपको अपना स्केड्यूल बनाना है, पूरा स्केड्यूल बनाइए और हर एक चैप्टर का नाम लिखिए अपने एक खाली पन्ने पे स्टडी टेबल के सामने और टिक करते जाओ कि हाँ ये काम हो गया, ये चैप्टर हो गया खत्म, ये चैप्टर के पीवाईक्यूज हो गए, ये साल के पीवाईक्यूज हो गए, ये सारा आप है ना टिक करते जाना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको बताया 50 दिनों में 25-25 दिनों में आपको डिवाइड करने हैं, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 2 से 3 बार जो है यहाँ पे आपको रिवाइज कर लेना है, पीवाईक्यूज कवर कर लेने हैं, ठीक है। और फिर से यहाँ पे कम से कम 2 बार जो है लास्ट के 25 दिनों में कम से कम 2 से 3 बार ही 2 से 3 बार ही आपको पीवाईक्यूज यहाँ पर भी सॉल्व करने हैं। तो 2 से 3 बार यहाँ पे मतलब 3 बार यहाँ पे कर लिया, 3 बार यहाँ पे कर लिया, मैं तो बोलता हूँ 5 से 6 बार अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिए ना तो भाई साहब कौन रोक पाएगा आपको, मुझे ये बताओ। है इतनी बार पीवाईक्यूज करना ही पड़े बात तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये कर लो आप, नहीं रोक पाएगा कोई भी आपको। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि एक एक सवाल का जो कॉन्सेप्ट है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके टिप पे होना चाहिए, तब वो होता है रिवीजन। ऐसे नहीं सवाल देख लिया हाँ भाई ठीक है, सवाल देख लिया अच्छा ये तो कर लिया ये तो कर लिया, ऐसे नहीं, हर एक सवाल को आपको 5 से 6 बार सॉल्व करना है लिख के, विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको सॉल्व करना है। वो होता है पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, पीवाईक्यूज को रिवाइज करना। ये नहीं यार पीवाईक्यूज हमने एक बार लिख लिख के कर लिए उसके बाद अच्छा ये सवाल आता है हाँ ये आता है टिक कर लिया टिक कर लिया टिक कर लिया बस बस ऐसे करते गए, नहीं ये सबसे बड़ी गलती है। 5 से 6 बार आपको एक एक सवाल को विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ लिख लिख के 5 से 6 बार सॉल्व करना है, चाहे 10 कॉपियां भर जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना है, करना ही पड़ेगा। निकालना है ना यूपीएससी करना ही पड़ेगा, सीसेट निकालना है करना ही पड़ेगा। मॉक्स आपको 5 तो मिनिमम देने हैं पहले 25 दिनों में, ठीक है, पहले 25 दिनों में, और 5 ही मॉक देने हैं कितने लास्ट 25 डेज, ठीक है। और 5 और 5 10 मॉक टेस्ट हो जाएंगे कम से कम, इन 10 को लगे रहो, एनालिसिस करना है आपको। 5 मॉक टेस्ट यहां पे दिए, एनालिसिस के साथ करना है, 5 मॉक टेस्ट यहां दिए, इसका भी एनालिसिस करो और इन सभी 5 का लगे हाथों एनालिसिस करो। सबकी एक एक मॉक टेस्ट की अलग से कॉपी बनाओ और उसमें उनका एनालिसिस लिखो, ताकि नोट्स के फॉर्मेट में आप उसको रिवाइज कर दें कि हाँ ये सवाल आया था, जीएस में ये सवाल आया था, इसका ये जवाब था, उसका ये रीजन था, मैं गलत सोच रहा था, मैथ्स में ये था कॉन्सेप्ट, इसका ये जवाब था, सी सेट में मैथ्स के क्वेश्चन का मैंने ऐसे गलत सोच लिया था, होना ऐसे था। इंग्लिश में तो आप लिखने के मत, इंग्लिश में तो भाई जो प्रिंटेड पेपर आपके पास में होगा उससे ही करिएगा, सॉरी उसी में ही लिखिएगा, है ना। तो आपको क्या है उसमें, क्योंकि इंग्लिश में इतना बड़ा पैसेज लिख नहीं पाएंगे आप, तो अंडरलाइन करिए, पैसेज को पढ़िए, बार 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 समझिए कि सवाल क्या पूछा गया है, इन्फ्रेंस का पूछा है या फिर आपको ऑथर कुछ संकेत दे रहा है उसके बारे में पूछा गया है, ऑथर कुछ कहना चाह रहा है किसी से, किसी पर्सन से, उसके बारे में कहा जा रहा है, ऑथर का एसेंस क्या है, पैसेज की टोन क्या है, इन सब के बारे में आपको जो है समझ होनी चाहिए इंग्लिश के लिए, तभी आप इंग्लिश में अच्छा जो है कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको आइडिया दिया है कि कैसे क्या क्या करना है हमें, तो ये सारी बातें आप सभी को फॉलो करनी है, और चैनल को तो आपको फॉलो करना ही है यार, है ना, चैनल को तो आपको फॉलो कर देना है, तुरंत सब्सक्राइब करिए चैनल को और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए तुरंत बिना किसी देरी के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया हो, स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, और आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, उन सभी की मदद करना उनकी एक स्ट्रेटेजी बनाने में, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग योर ओन थिंग्स, इट्स अबाउट आल्सो अबाउट शेयरिंग विद समवन, हेल्पिंग अदर्स एज वेल। क्योंकि आप यार एक, है ना, एक पद अधिकारी जो है वो बनने वाले हैं, ठीक है, तो आपको उस लेवल का थॉट प्रोसेस भी रखना है ना। तो अगर कोई आपको लगता है किसी को जरूरत है एक स्ट्रेटेजी की, है ना, स्ट्रेटेजी वीडियो की जरूरत है, उसको एक क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में उसको जानना जरूरी है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में इसी एनर्जी के साथ, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल, जय हिंद टू यू ऑल, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन सून, टेक केयर।